मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार बड़े दानिश्वरों को देखा है कि कोठे का जिक्र आता है तो आंखें चमक जाती हैं और अजीब चेहरे के ऊपर एक अजीब हिरसियाई सी फीलिंग आती है। मैं चाहती थी कि एक दफ़ा आईना नज़र आए और देखें कि वहाँ वो कोई आपकी अय्याशी के अड्डे नहीं है, वो नफ्सियाती मरीजों की आमाजगाह है। काजी साहब भोले हैं, नसीम ज़हरा बहादुर लड़की। मैं आमना मुफ्ती हूँ और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ रवा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Hi, this is Seher and you're watching the first episode of Writers Cafe at Rava Entertainment. आज जिस राइटर से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, it's an absolute no-brainer and as I'm sure you're aware, it's the immensely versatile, dynamic, intellectual and professorial आमना मुफ्ती। आमना मुफ्ती एक होनहार नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, ऑर्गेनिक फार्मर, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, मदर और सबसे बढ़कर एक तरक्की पसंद सोच रखने वाली शख्सियत हैं। जब स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके बारे में इन्होंने लिखा ना हो। इनका हर टीवी ड्रामा काबिल तारीफ है, बिलखुसूस वो ड्रामे जो इन्होंने पाकिस्तान के मसले मसाइल और सोशल इश्यूज पर लिखे हैं, जैसे कि डाउरी, वट्टा सट्टा, फ्यूडलिज्म, डोमेस्टिक अब्यूज एंड सेक्स ट्रैफिकिंग। इनके मशहूर और मुनफरिद ड्रामों में शामिल हैं उल्लू बराए फरोख्त नहीं, सब्ज परी लाल कबूतर, गूंगी और दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिस इज अ दिल ना उम्मीद तो नहीं एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन, सो इफ यू आर अ फैन ऑफ द शो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं ज़ाती तौर पर आमना मुफ्ती जी के काम से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि ये जब भी लिखती हैं इसमें तवील रिसर्च शामिल होती हैं। ये कम लिखती हैं लेकिन अनोखा लिखती हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं द वन एंड ओनली आमना मुफ्ती से। अस्सलाम वालेकुम आमना मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। आप लोग कहिए कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अब आपके ड्रामे पर आते हैं जो हम लोग ज़ोरों शोरों से देख रहे हैं। पीटीवी पर भी वो आ रहा है और टीवी वन पर भी आ रहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। हमें पता है कि कश्फ फाउंडेशन की प्रोडक्शन है, लेकिन मैम आपको उन्होंने कहा ये कहानी लिखने के लिए, आपका अपना क्या प्रोसेस था? आपको कितना वक्त लगा? आपने कैसे इन किरदारों में जान डाली? क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शेयर करें कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, आपका प्रोसेस कैसा था, कितना आपको वक्त लगा। और मुझे ये भी पता है कि आपने एज अ राइटर आप बहुत अफेक्ट होती हैं अपने कैरेक्टर से और अपनी स्टोरी से, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आप पर? जी, ऐसा है कि कश्फ फाउंडेशन का आपको पता है कि एनजीओज़ का जो एक जिसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ भी हैं और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमारे भले के लिए काम कर रहा है तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि क्यों कर रहा है। वो तो बिल्कुल कंसर्न, सोशल कंसर्न्स बजाएं। तो लेकिन ये है कि वो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के उसमें ही एक बिहेवियरल चेंज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनकी स्टोरी देखी और मुझे अंदाज़ा हुआ, स्टोरी मींस कि जो उन्होंने इश्यूज़ उनके पास थे। कशिफ फाउंडेशन के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी थी, आखिरी स्टेशन मैंने किया था। तो जब दोबारा उन्होंने मुझे ये इशू डिस्कस किया तो मुझे ये है कि ऐसे तो नहीं कि बस नाम के पीछे चल पड़ूँ। मैंने उसको देखा तो वो तकरीबन वही चीज़ थी, तकरीबन क्या वही बात थी जो बात मैं भी करना चाहती थी, जो मेरे भी दिल की आवाज़ थी। वुमेन ट्रैफिकिंग, जो एक डोमेस्टिक सर्विट्यूड के साथ प्रॉब्लम्स हैं, एक जो पेरेंट्स का रवैया बच्चों की तरफ एक होता है कि अपने हालात उनके बुरे होते हैं तो बच्चों पे बाहर ही सख्ती नहीं होती, बच्चों पे घर में भी सख्ती होती है। इसके अलावा ये कि जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास में ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स के मौक़े नहीं हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ वो थे जो मैं ख़ुद भी इन पे बात करना चाह रही थी। तो जब ये इश्यूज़ उन्होंने मुझसे डिस्कस किए तो होता ये है कि हमारा टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो उस वक्त तक इश्यूज़ पे बात नहीं करते जब तक कोई NGO, जब तक कोई बड़ा इदारा, जब तक कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा या कोई इस तरह की चीज़ साथ ना आए या आवाम में एक ट्रेंड ना बने। तो ट्रेंड बनने के लिए तो कोई ट्रेजेडी होनी ज़रूरी है, तो क्यों ना ट्रेजेडी होने से पहले उसको रोक दिया जाए। तो इसलिए फिर जब इन लोगों ने ऑफ़र की और इनके मुझे वाइब्स भी बुरे नहीं लगे। देखिए, बिहेवियरल चेंज अगर लेके आ रहे हैं तो इट्स गुड, ये हम सब के भले के लिए बात है। तो फिर मैं उनके साथ एक वर्कशॉप उन्होंने की जिसमें उन्होंने अपनी बेसिक जो इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए और एक स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर
सामने रखा कि हम इस तरह के कैरेक्टर्स में बात करना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाह रहे हैं। उसमें असगर नदीम सैयद भी थे, उसमें मुनीज़ा हाशमी भी थी, उसमें और राइटर्स भी थे। तो वो कहानी एक बीच में बैठ के बात की गई, कैरेक्टर्स पे बात की गई। वो आपको मालूम ही है कि एक, अगर मालूम ना हो तो मालूम हो जाए कि वो एक बिल्कुल एक रफ़ सी स्टोरी लाइन होती है, ट्रैक्स हैं, उन पे ज़िक्र होता है। तो वो उस तरह से एक बात हुई कि ये होगा, ऐसे होगा, और उसमें ज़ाहिर है मेरा इनपुट भी था। बाद में उन्होंने डिसाइड करना था कि हु वुड बी द राइटर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको लिख लीजिए। तो मैं वर्कशॉप में बेसिकली शरीक थी, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा तो मैंने इसको लिखा। अब इसमें जो ट्रैक्स हैं, जैसे नसीम ज़हरा का ट्रैक है, ये टोटली क्योंकि ये मेरे अपने बहुत एक दिल के करीब की बात थी और काफ़ी रिलेटेबल थी, तो वो मैंने उसके में जो डिस्कशन होती गई तो कोई ख़ास इनपुट वहाँ से उन लोगों का नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बताती जाती थी वो उसको समझते जा रहे थे और उसी तरह हम लिखते जा रहे थे। दो एक चीज़ों में थोड़े प्रॉब्लम्स आए, टैबू है और बहुत सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे उस तरह दिखा नहीं सकते। फिर ये था कि बहुत सारे इश्यूज़ वो दिखाना चाहते थे जिस पे मुझे प्रॉब्लम टेक्निकली था कि इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स है तो यहाँ कैरेक्टर ज़्यादा थे, वो एक चैलेंज था। उसको खैर बड़े तरीक़े से टैकल करने की कोशिश की गई। कहीं पे जहाँ 4-4, 5-5 कैरेक्टर थे वो बात एक कैरेक्टर से कहलवाई गई। और फिर बाद में ये था कि जब काशिफ़ निसार ने इसको डायरेक्ट किया है तो उन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी की है, और जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम ही आ रहा था इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स की तरफ ही हम इसलिए जाना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ उस तरह से जूनियर कास्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन लकीली बड़े मंझे हुए उन्होंने एक्टर्स लिए जो छोटे छोटे रोल में भी बड़े फिट हो रहे थे। तो इस तरह ये एक सफ़र चला इसको लिखने का और इसके बारे में जो भी सिलसिला था और इसके फिर स्क्रीन पे आने का। मैम, इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च प्रोवाइड की गई थी और आपने एक नॉवल भी आपने बताया था कि आपने लिखा है जो सिमिलर लाइंस पे है। क्या कुछ किरदार आपने अपने नॉवल से निकाल कर इस कहानी में भी वो किए हैं? उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। देखिए, रिसर्च जो इन लोगों के पास होती है वो इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च होती है। अगर वुमेंस जो ट्रैफिकिंग का था तो इनके पास ये था कि ये मसला कितना पाकिस्तान में मौजूद है इस बार, और इनके साथ बहुत सारी डिफरेंट डोनर एजेंसीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट की एजेंसीज़ भी जिनके पास आदाद व शुमार मौजूद हैं, वो इनके साथ थे। तो ये हवा में बात नहीं की, ये मैंने ऐसे एक मेरी जिसे आप कह लीजिए कि मफरूज़ा नहीं था। रिसर्च मुझे इसलिए बेहतर लगता है, वेल रिसर्च प्रोजेक्ट जो मुझे बेहतर लगता है, उसकी रीज़न ये है कि एक आपके पास टेंजिबल फॉर्म में आदादो शुमार होते हैं। ये तो हमें इल्म है कि ये मसला हमेशा से मौजूद है वुमेन ट्रैफिकिंग का, लेकिन अब वो मसला किस हद तक पहुंच चुका है। कई इफ़ेक्टिव्स के भी इंटरव्यूज़ थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उनको भी देखा। तो ये सब चीज़ें आपको कैरेक्टर्स बनाने में बहुत हेल्प कर देती हैं। आपको एक तो उसकी मसले की इंटेंसिटी आप अगर जानते भी हैं तो आप उसको मज़ीद बेहतर तरीक़े से समझ लेते हैं। दूसरा ये है कि मैंने नावल लिखा था, किरण एक कहानी है जी, जो इसी तरह एक कोठी खाने से रिलेटेड कुछ थी चीज़ें। तो जब कैरेक्टर्स को आप मोल्ड कर रहे होते हैं तो आपके अपने ऑब्जर्वेशन में कोई चीज़ होती है तो कुछ चीज़ें आप उसमें से डाल लेते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें थी उनके कैरेक्टर्स में जो यहाँ पे इनको जब मैंने मोल्ड किया, मैंने लिखा, जैसे जब हमारी पहले बात हुई थी तो मैंने आपको कहा मैंने कुछ चीज़ें उन किरदारों में से जो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी वो मैंने यहाँ इसके साथ अटैच किए ताकि इसके कैरेक्टर में एक डेप्थ आ पाए। क्योंकि अगर इस कैरेक्टर को हम सिर्फ एक बना देते कि जो सिर्फ बैठ के वो आदादो शुमार गिन के बता रहा है कि इतने फ़ीसद लड़कियाँ जो हैं वो उठाई जाती हैं, ये किया जाता है, ये किया जाता है, तो वो शायद बात उस तरह से ना पहुँचती। तो उसमें रंगीनी कह सकते हैं आप, या इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो फिर मैंने अपने कैरेक्टर जिस तरह से बनाए थे उस तरह से उसमें उनको मज़ीद एक 3D इफ़ेक्ट देने के लिए कुछ थोड़ा सा उनको भी, ज़ाहिर है वो तो मेरा इनपुट अब होना ही था बीइंग अ राइटर। तो जब मैंने ये काम एक शुरू किया था तो मैं सिर्फ उसको एक आदादो शुमार और एक स्टैटिस्टिकल मजमुआ बना के तो नहीं दिखा सकती थी। मुझे उसको एक एंटरटेनिंग वे में एक इस अंदाज़ में बात करनी थी कि लोगों के दिल में मेरी बात उतर जाए। तो उसके लिए ये सारा सिलसिला जो था ये मैंने किया। बिल्कुल मैम, जो मुझे दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात बहुत पसंद है। वो इतना रियल है
इतना एंगेजिंग है और बिल्कुल इसमें लगता है कि इतनी थॉट, एफर्ट और रिसर्च डाली गई है। रिसर्च की जहाँ बात करें मैम, जो एक वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट, दिल ना उम्मीद तो नहीं, कि आपने इतना रियल डिपिक्शन ऑफ कोठा कल्चर, मॉडर्न डे कोठा कल्चर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आज आप कोई भी ड्रामा उठा लें, टीवी पर जो चल रहा है या बड़े सगीर में जो फिल्में बनती हैं, वो इतना रोमांटिसाइज्ड, इतना अनरियल डिपिक्शन ऑफ कोठाज और मतलब वो क्या दौर दिखाते हैं और हम क्या हकीकत है, वो तो हमें दिल ना उम्मीद तो नहीं देखने के बाद पता चला है। इसमें अगर आप प्लीज़ कमेंट करें, क्या आप पर भी प्रेशर था कि आप एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ कोठा कल्चर दिखाएं? प्रोड्यूसर्स तो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, लेकिन ये था कि हमें ज़ाहिर है इसको चैनल्स पे चलाना था, तो ये 2 से 3 चैनल्स पे घूमता फिरा। तो उसकी वजह यही थी कि वो चाह रहे थे कि जब कोठा है तो देखिए एंटरटेनमेंट चैनल है ना, तो वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा वो उमराव जान का टच दे दिया जाए। अब देखिए वो अरबाब निशात थी, अगर हम उस दौर का जिक्र करें, वो और ज़माने थे, वो और लोग थे, उसकी डेमोग्राफिक्स ही चेंज हो जाती हैं जब हम आज के दौर में बात करते हैं। वो उसके ऊपर एक बड़ी तवील अलग बात हो सकती है कि वो क्या कल्चर था, वो आर्ट था, वो क्या सिलसिला था और वो क्यों कर था। उसमें भी कहीं ना कहीं पे होंगे इस तरह के पहलू, जबर के पहलू तो जहाँ ताकत होती है वहाँ होते हैं, लेकिन आज के दौर में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ कोई आर्ट की तलाश में जाता है, कोई वहाँ पे रक्स देखने के लिए जाता है या वहाँ कोई गाना सुनने के लिए जाता है, तमाशबीनी के लिए जाया जाता है। और वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि एक बिजनेस ऑफ फ्लैश है, बड़ी एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन ये इसी तरह से है। तो रेड लाइट एरिया मैं समझती हूँ कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में नहीं होना चाहिए, तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। और उसमें जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं वो दे आर वर्किंग लाइक स्लेव्स, और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से, देखिए ये जो एक सारा मामला है इसमें बहुत कम लोग, मैं नहीं समझती कि कोई अपनी खुशी से इस तरह के उसमें होगा मामले में। तो बहुत सारे नफ्सियाती मरीज़ भी होते हैं। देखिए जब नफ्सियाती मरीज़ होंगे तभी तो वो इस तरह की बात को, मतलब एक रिलेशनशिप के बजाय वो उसको एक कमोडिटी समझेंगे ना, एक ताल्लुक़ को। तो ये जब सिलसिले होते हैं तो वो ख़तरनाक लोग हैं, उनके साथ 1 to 1 वास्ता रखने को कौन लड़की आमादा होगी, अनलेस अनटिल वो मजबूर है। जैसे कि इसमें मैंने दिखाया कि वो बिक के आ रही हैं और एक से कई हाथों में बिक के आ रही हैं, और शायद पेरेंट्स को भी इल्म नहीं होता कि बच्चे जो हम इस तरह से जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो एक नहीं, ये एक बड़ा तवील सिलसिला है और इसमें बहुत सारे आप समझ लीजिए फंदे लगे हुए हैं। और चूँकि ख़वातीन बच्चियाँ वल्नरेबल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो बजाय उनको सपोर्ट फ़राहम करने के और बजाय उनको प्रोटेक्शन फ़राहम करने के, उनको एक कमोडिटी के तौर पे बेच दिया जाता है। और उसके बाद आगे उनमें जो खुदा ने एक ख़ूबसूरती रखी है, खुदा ने एक उनमें नज़ाकत रखी है, मलाहत रखी है, उसको बजाय उनका दिल जीत के या एक माशरे में एक फ़ाल रुकन के तौर पे उनको भी रहने दिया जाए, उसके बजाय उनको ख़रीदा जाता है। और जब वो बिकने पे आमादा नहीं होती तो वो जो मैंने उसमें ज़िक्र किया कि किसी को ड्रग्स का आदी बना दिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, कोई एक जहनी कैफियत में सवेरा की तरह वहाँ रह रही होती है। शौक़ से तो मैडम भी वहाँ नहीं रह रही थी। तो कभी उनके दुख को समझिए, उनकी तकलीफ़ को समझिए। और मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार बड़े दानिश्वरों को देखा है कि कोठे का जिक्र आता है तो आंखें चमक जाती हैं और अजीब चेहरे के ऊपर एक अजीब हिरसियाई सी फीलिंग आती है। मैं चाहती थी कि एक दफ़ा आईना नज़र आए और देखें कि वहाँ वो कोई आपकी अय्याशी के अड्डे नहीं है, वो नफ्सियाती मरीज़ों की आमाजगा है। तो खुदारा इनको ख़त्म कीजिए, उनके दर्द को समझिए और माशरे के फ़ाल रुकन बनने दीजिए उनको। रेड लाइट एरियाज शुड नॉट बी इन आवर सोसाइटी। ये मेरा इसमें एक बेसिक पॉइंट था और मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसा पॉइंट था कि जिससे हमारी सोसाइटी भी डिसएग्री करती है। मैम, क्या आपने वाइल राइटिंग दिस, क्या आपका कभी आमना सामना हुआ? क्या आप, मतलब अगर हम लाहौर में ब्रॉथल्स या कोठा कल्चर की बात करें तो रियलिटी क्या है? क्या अब कोई एक मखसूस रेड लाइट एरिया है या ये पूरे शहर में आप मतलब आम लोगों की तरह ब्रॉथल्स ऑपरेट कर रहे हैं लाइक अदर बिजनेसेस? एंड हु आर द पीपल बिहाइंड दिस? ये तो जो लोग पीछे हैं उनका तो मैंने उसमें भी नाम नहीं लिया
और उनका नाम कौन ले, किस में इतनी ज़रूरत है। तो ये बात नहीं है कि असल में उसके लिए ये काम मेरा नहीं है, बीइंग अ राइटर ये मेरा काम नहीं है, ये काम जिन एजेंसीज़ का है वो जानती हैं, वो समझें इसको। मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, बता दिया है कि ये देखिए ये मसला है, इसको भी देख लीजिए, इस पर भी नज़र कीजिए, ये भी नोटिसेबल चीज़ है। ये है कि रेड लाइट एरिया आपको इल्म में ही होगा कि बेसिकली ये कॉलोनियल दौर के साथ ही आता है। अगर हम प्रॉपर इसको देखें, जहाँ कहीं जंगें हुई, जहाँ कहीं इनके कैंटोनमेंट्स बनी, उनके पीछे इन्होंने इस तरह के एरियाज़ बनाए उस दौर में, तो ये हमारे पास्ट में, और उसको चूँकि हमारे पास अरबाब निशात जो थी 1857 के बाद, या जब हमारे यहाँ ये सिलसिला ख़त्म हुआ, तो वो बेचारे इसी तरफ फिर वो होते चले गए और वो जिस्म फरोशी में आ गए। जब वो इस सिलसिले में आ गए तो फिर आप अगर इसके ऊपर तहकीक हुई भी है और जो नहीं भी हुई, नॉलेज गैप भी मौजूद है, अगर उस पर तहकीक हो तो पता चलेगा कि ज़्यादातर कैंटोनमेंट एरियाज़ के पीछे यहाँ पे ये चीज़ें होती थीं। और आपको ये भी इल्म होगा कि सिनेमाज़ भी इसी पर्पज़ के लिए थे ज़्यादातर, और दुनिया में भी शंघाई एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया था, तो उसकी भी बेसिक रीज़न यही थी। और अब जो है, मैं अब उसका क्या नाम लूँ, तो उसकी भी रीज़न वियतनाम वॉर से ही वो जगह बनी थी। तो ये लाहौर का भी आपको पता ही है कि एक कॉलोनियल पास्ट है हमारा, और उसके बाद हमने आज़ादी तो हासिल की लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए। तो ज़िया दौर में जो मेजर जगह थी उसको उन्होंने बैन वैन किया और बाकी भी सिलसिले हुए। तो वहाँ से फिर ये कोठी खानों का कल्चर आपको पता है कि प्राइवेट घरों में और इस तरह से ये मामले हो गए, और यहाँ पे वो बाला खानों के बजाय कोठी खाने बनने शुरू हो गए। अब उसमें ये है कि एक तमाशबीनी का कल्चर जो अंदर परवान चढ़ चुका है साल हर साल के उस रवैये के साथ, वो नहीं ख़त्म होता। उसके साथ ड्रग्स भी आ गई हैं, उसके साथ और बुराइयां भी ऐड हो गई हैं, और आम नॉर्मल या बहरहाल नॉर्मल तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो एक दूसरे सोसाइटीज़ होती हैं उनमें दूसरे से तीसरा चौथा घर आपको अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि कोठी खाने हैं, सेफ़ हाउसेस हैं। तो ये एक नासूर की तरह बढ़ता जा रहा है। और सेफ़ हाउस इसीलिए ना कि छापा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कानून साजी मौजूद है, कानून बड़ी सख्त सज़ाएं देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग हैं तो वो सेफ़ है ना वो घर। सोसाइटी भी इसको कबूल नहीं करती और किसी भी तरह से इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो कुछ बड़े लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना के चला रखा है, बड़े साहब। तो वो बड़े साहब जब बाज आ जाएंगे और पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने से बड़ा मैं समझती हूँ कि उनके अंदर एक इंटरनल चेंज आएगी ना, तो फिर शायद ये मामला सॉल्व हो जाए। जब तक वो समझेंगे कि एक बिज़नेस है और मैं इंसानों को फ़रोख्त कर सकता हूँ, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैम, आपके राय में इतने आपके पास अदाद शुमार मौजूद हैं, रिसर्च है, आपने मतलब पूरा एक ड्रामा सीरियल भी लिखा है इस पर, आपको क्या लगता है कि कोई लीगल एक्शन अगेंस्ट समथिंग दैट इज़ सो प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में और जो गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें विलफुली कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी राय में किसी भी किस्म का लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इसके खिलाफ, जब इतना सारा डेटा मौजूद है, पीटीवी ये ड्रामा चला रहा है, आई एम श्योर ये स्टेट के इल्म में भी है। जी, ऐसा है कि अगर आप एक तमाशा देख रही हैं और आपको ही फाइज कर दिया जाए इस बात पे कि ये तमाशा ख़त्म कराएं, तो और आपने ही वो तमाशा शुरू कराया हो, तो आप कैसे ख़त्म कराएंगी? उसके लिए आपकी अपनी कन्विक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मामला है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुनसफ़ी चाहें। तो जिनके लिए ये मैंने आप अर्ज़ किया कि कैंट के पीछे ही बना करता था और इसी तरह के मामलात थे, तो जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वही लोग तो अरबाब हल व अक़्द हैं, और जो गाहक हैं और जिन्होंने गिरहें लगाई हैं उन्होंने जानबूझ के लगाई हैं, अपनी मर्ज़ी के लिए लगाई हैं, वही इसे प्रिविलेज हासिल कर रहे हैं। तो ये तो खुदा ही उनको हिदायत दे और उनका ज़मीर उनको मलामत करे और कभी उनको इस बात की समझ आए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं तो एक बात कर सकती हूँ, मेरी इतनी ही बिसात थी, वो मैंने कर ली और बड़े कोशिश की कि मैं वो तकलीफ़, वो दुख दर्द दिखा पाऊँ। जो जिनको वो समझते हैं कि ये खिलौने हैं, वो खिलौने नहीं है, वो इंसान है। तो वो तकलीफ़ अगर वो समझ लें और उनके अंदर इंसानियत बेदार हो जाए, तो फिर ही मसाइल हल होंगे।
तो अब दुआ कर सकते हैं, हमारे पास तो आखिरी हल यही रह जाता है कि हम दुआ करें। बिल्कुल मैम, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मैंने इस पर्सपेक्टिव से ये नहीं सोचा था कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। जहाँ मैम आपने बात की कि आपने दुख, दर्द, तकलीफ़ और जो थीम्स हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं के, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, गुर्बत, चाइल्ड अब्यूज़, ये इतने हैवी टॉपिक्स हैं। तो मैं एज अ राइटर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब आपके पास थाली में इतने भारी भरकम मुद्दे सजे हुए हों, तो जब लिख रहे होते हैं इंसान, तो आपने कैसे बैलेंस किया कि मैं इसमें थोड़ा सा रिस्पाइट भी रखूं, मैं इसमें सटलिटी भी रखूं, मैं कि जो देख रहा हो वो उसके दिलो दिमाग में सवाल ज़रूर उठे, पर वो ये मुद्दे तारी ना हो जाएं उस पर। क्योंकि मकसद शायद ये तो नहीं है कि व्यूअर इतना लो हो जाए कि इस बारे में सोचना बंद कर दे या डिप्रेस हो जाए, पर आई थिंक मकसद तो ये है कि ड्रामा सवाल उठाए इस पर। तो मैं एज अ राइटर आपके प्रोसेस के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपने बैलेंस कैसे किया रिस्पाइट, सटलिटी और इशू बेस्ड ड्रामा को? जी, सिलसिला ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं, और इसीलिए अदीब हैं कि ये फ़न एक खुदादाद होता है, गिफ्टेड होता है, कि आपको पता होता है कि जैसे तान लगाता है ना कव्वाल, और एक मूसीक़ार, एक गाने वाला, सदाकार एक सदा लगाता है, तो उसको पता होता है कि मैंने ये कितने डेसिबल तक जाना है और कहाँ आके मुझे फिर अपना जो सुर है वो कोमल कर लेना है। तो यही मामला एक लिखने वाले के पास होता है कि उसको पता होता है कि अब यहाँ पे आके मुझे बात को घुमा फिरा लेना है, तो उसके लिए कॉमिक रिलीफ दिए जाते हैं। तो मैंने भी बीच में, आपने देखा होगा, बाबा रांझा का कैरेक्टर है, दो वो बहुत ही एक बड़ा बुरा किरदार ही मैं उसको कहूँगी कि वो है, लेकिन उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो थोड़ा सा इस तरह का रख लिया था। फिर एक दो और इसमें कैरेक्टर इस तरह के थे जो कोशिश मैंने की कि ज़रा लाइट हो जाए, कन्वर्सेशन लाइट कर दी, और बाकी कुछ डायरेक्टर ने मेरा ख़्याल है कि बीच में किया होगा इस तरह, और उन्होंने किया है कि उन्होंने मेकअप से, कपड़ों से और सेट्स के ज़रिए थोड़ा वो इसको लाइट करते हैं। तो बस ये कोशिश है, और बाकी है कि टॉपिक तो चूँकि बहुत हैवी था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको इस तरीक़े से बयान करूं कि लोग उसको समझें भी। अगर मैं इसको ज़रा कॉमिकल वे में ज़्यादा कह देती तो फिर वो बात की हसासियत ख़त्म हो जाती, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक था। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखा, और बस वो फिर खुद ब खुद आपको पता है कि तार से तार जुड़ते जाते हैं, ताना बाना बनता जाता है और कहानी आपके सामने आ जाती है। मैम, मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी कि रमज़ान में दिल ना उम्मीद तो नहीं कि ट्रांसमिशन रोक दी गई और उसकी जगह पीटीवी पर अर्तुगरुल चलना शुरू हो गया, तो इसकी क्या वजह है? मतलब क्या चैनल्स का ये सोचना है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में ऐसा सोशल इशू का ड्रामा नहीं चल सकता? इसकी क्या वजह थी? ये हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और ऑडियंसेस और व्यूअर्स को बताया भी नहीं कि ऐसा होने वाला है। क्या लोग नहीं देखते ये ड्रामा रमज़ान में? जी, देखिए, ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये वही कह सकते हैं जिन्होंने ये हुक्म नाफिज किए थे, और हमसे ज़्यादा मकबूल हैं लोगों में भी, और ज़ाहिर मुंतखब लोग हैं, और हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए टेक्नोक्रेट्स भी हैं, और हमसे हर लिहाज से बेहतर लोग हैं। हम तो चंद फालतू लोग हैं जो जिनके पास बहुत सा फालतू वक्त है, और जिन्होंने बड़े ही फालतू इश्यूज़ के ऊपर बातें की हैं, जिनको उठा के किसी भी वक्त आप स्क्रीन से गायब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये पावर है। तो इस सवाल का जवाब वो बखूबी दे सकते हैं कि उस वक्त पे अर्तुगरुल दिखाना ज़्यादा अहम था, या ज़मीर की ये आवाज़ सुनानी ज़्यादा अहम थी। उनके लिए क्या चेंज ज़्यादा अहम था, उनके लिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के इस ज़रिए, यानी पीटीवी के ज़रिए लोगों को वो क्या बताना चाहते थे, ये वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हमारा जो काम है वो हमने कर दिया, हम कहानी कह सकते थे, हमने कह दी। और आपको पता ही है कि जब आप एक काम करते हैं, और हमारी फील्ड में ख़ासकर जब हम लिख रहे होते हैं, तो आगे बता भी रहे होते हैं बच्चों को कि कैसे लिखना है, तो हम ये बताते हैं कि हर हीरो के रास्ते में जितना बड़ा प्रोटैगनिस्ट होता है, उससे कहीं बड़ा एंटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट सिर्फ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो इखलाकी तौर पे मजबूत होता है। तो मेरा ख़्याल है कि अब इस जवाब
इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, ये मैक्सिमम है जो मैं इस बारे में कह सकती हूँ। मैम, आपके पास एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जो टॉप 3 चैनल्स थे हमारे मुल्क के प्राइवेट, उन सब के अलग अलग वजूहात थे, और मेरा अगला सवाल भी उससे रिलेटेड है कि उन्होंने इनकार कर दिया ये, जबकि उनके पास वसाइल भी है, आउटरीच भी है, सपोर्ट करने की क्या सलाहियत भी है। उन्होंने आउटराइटली ना कह दिया था दिल ना उम्मीद तो नहीं को एयर करने के, हालांकि आपका पहला ड्रामा वन ऑफ द टॉप 3 चैनल्स पर चला था, आखिरी स्टेशन, जो कि अगेन सोशल इश्यूज़ पे था, मेंटल हेल्थ पे था, ख़वातीन की कहानी थी, मुख्तलिफ थी, 7 किस्तों की थी सिर्फ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं। देखिए, ऐसा है कि चैनल्स कसूरवार नहीं होते, चैनल्स भी अफराद से मिलके बने हैं, और अफराद में एक चीज़ होती है अना, वो किस वक्त कहाँ पे आड़े आ जाए, वो किस सूरत में सामने आ जाए, और एक चीज़ होती है जो वो आने वाले ख़तरे को भांप रहे होते हैं, और वो ख़तरा क्या है? स्टेटस को हमेशा ज़ालिमाना होता है, और जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं जो हमेशा से सेट असूलों को हिलाने की बात हो, तो थोड़ा सा घबराते हैं लोग। और आप टॉप 3 चैनल्स की जब बात करती हैं, तो देखिए, जब इंसान बुलंदी पे आता है तो बेशक के सच्चाई ही बेहतरीन रास्ता है, उसी से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से मसाइल भी हो जाते हैं, मसलहत कोशी भी एक रास्ता है, और उस रास्ते से गुज़र के भी पहुँचते हैं। तो उनके मसाइल थे अपने, उनके ये तीनों मसाइल थे, और वो इस वजह से भी थे कि स्टोरी के स्ट्रक्चर को वो टच करना चाह रहे थे कि हम इसको एक्सेप्टेबल बना दें, और मुझे पता था कि अल्टीमेटली वो एक्सेप्टेबल या एंटरटेनिंग जो है वो क्या है कि जी वहाँ पे आप इसको पेशवाज पहनवा दें और 2 तबले वाले बिठा दें। भाई, वो खुदा के लिए वो लोग इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं हैं, मैं बारहा कहती हूँ, वो अरबाब निशात हैं, उनको आप इनके साथ मिक्स मत कीजिए, वो फ़नकार लोग हैं। तो वो जो मसाइल थे ना, वो थे बेसिकली। और एक और चैनल पे जो आखिरी जहाँ से बात हुई, नाम नहीं मैं लूँगी, वहाँ ये मसला था कि वहाँ वो दिखाना चाह रहे थे कि जी आप इसमें रोमांस डाल दीजिए। अब एक ख़ातून जो एक ऐसे माहौल में रहती हैं और वहाँ से निकलती हैं, और उन्होंने उन लोगों को देखा है जो अहले हवस हैं, वो अचानक कैसे इंसानों पर दोबारा एतबार कर लेंगी। ये मेरा एक बीइंग राइटर कंसर्न था, जो शायद मेरे प्रोड्यूसर्स को उस तरह से इफ़ेक्ट ना करता, लेकिन प्रोड्यूसर्स बहुत जेनरस थे इस मामले में। कशिफ फाउंडेशन अंडरस्टैंड करते हैं वो लोग कि राइटर क्या कहना चाह रहा है और वो क्यों मना कर रहा है कि मैंने ये नहीं चेंज लेके आनी। तो ये चीज़ें थी, तो मैं उसमें उनको कसूरवार भी नहीं गर्दानती, उनकी प्रैक्टिस ही ऐसी है, उनकी तरबियत ही ऐसी है। और जब पैमरा का नोटिस आया तो वो बड़े खुश थे कि देखिए हम तो बच गए, हम बच गए, हमने कहा था ना कि इस पे पैमरा का नोटिस आएगा। तो पैमरा का नोटिस मेरे पास आया तो मुझे बड़ी हंसी, मतलब मेरे पास से मुराद ये कि इस चैनल पे आया, इसके लिए आया, प्ले के लिए, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब ये क्या हमारी सोसाइटी इस चीज़ को पसंद करती है कि कोठी खाने मौजूद रहें, और अगर नापसंद करती है तो इसके ऊपर नोटिस इशू करने का कोई जवाज़ नहीं था। और उसका आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने हर क्वार्टर से आवाज़ उठी। मैंने तो शायद कुछ भी नहीं कहा, और ना शायद हमारे चैनल्स ने कुछ कहा, तो अवाम ने इसके ख़िलाफ़ बात की कि क्यों भाई, इसको क्यों बैन किया जा रहा है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको बैन किया जाए। तो फिर वो बैन लिफ्ट हो गया। तो मैं समझती हूँ कि काम करते रहना चाहिए, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अपने होने का जवाज़ तो प्रोवाइड करना है ना, तो वो एक आधा ख़त वत भी लिखती रहें और ख़त लिखे जाते रहने चाहिए। मैम, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दिल ना उम्मीद तो नहीं इज़ वन ऑफ द ओनली ड्रामाज प्रॉबेबली जो लास्ट फ्यू ईयर्स में आया है जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और कुछ उसमें लिख कर भी नहीं आता, आप स्पून फीड भी नहीं करती हैं ऑडियंस को कि ये 3 माह पहले इस घर, ये शहर, ये गांव, ये किरदार, ये सब ऑडियंस की मतलब इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है ये स्ट्रक्चर। हम गेस कर रहे हैं कि कौन सा किरदार कौन होगा बड़े बनकर, और बैक एंड फोर्थ हो रहा है नैरेटिव। आपने कहा था एक इंटरव्यू में कि टीवी जो है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस अपनी खो चुकी है, फिर भी आपने ये रिस्क लिया नॉन लीनियर नैरेटिव का, तो इस बारे में अगर आप थोड़ा बात करें। देखिए, पढ़े लिखा होना और कहानी को समझना ये 2 अलग बातें हैं, और हमारी जो डिफरेंट ऑडियंस पॉकेट्स हैं
OTT बहुत ज़्यादा, OTT प्लेटफॉर्म्स को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि वो लोग तो अपने देखने वालों पे बहुत एतबार करते हैं। वो तो कहानी को नॉवेल की तरह कहीं से कहीं ले जा रहे हैं और उनकी मकबूलियत रोज़ अफ़ज़ू है। तो हमने क्यों एज्यूम कर लिया? और ये अजम्पशन मेरी नहीं थी इस तरह से। ऐसा तो था कि जो रिसर्च इन लोगों की जो रिसर्च थी चैनल्स वगैरह की, जो कंज्यूमर रिसर्च होती है, वो ही ये साबित करती थी कि जो आईबॉल्स हैं हमारे पास वो हैं जो उस तरह से उस एक हाई एजुकेटेड पॉकेट में नहीं फॉल करती। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा देखने वाला इतना ट्रेंड हो चुका है, और ख़ासकर मैं अपने व्यूअर की बात करती हूँ, वो इतना ट्रेंड हो चुका है विद द टाइम बीइंग, और वो मेरे लिखे को डिकोड कर सकता है। तो ये मेरा और मेरे देखने वालों का एक ट्रस्ट का मामला था, और चैनल्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था अपने व्यूअर्स पे, मगर मुझे ट्रस्ट था अपने देखने वालों पे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो समझेंगे। और इसीलिए मैंने कहीं उनको बेसाखियाँ नहीं पकड़ाई कि ये है, ये है, ये है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं फ़ीडबैक देखती हूँ, वो बिल्कुल उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया, उन्होंने समझा। जो कॉन्फिडेंस मुझे उन पे था, मैंने कहीं ब्रैकेट्स में किसी चीज़ के मतलब नहीं दिए। उन्होंने हर चीज़ को, उसकी जो सिमियोटिक्स थी उसको उन्होंने डिकोड किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट सच गुड व्यूअर्स। वंडरफुल मैम। मैं खुद भी एक एनिमल लवर हूँ, और दिल ना उम्मीद तो नहीं में वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स इज़ द वन जिसमें टमाटो, हमारे प्यारे टमाटो जो हैं वो किरदार बनकर आते हैं, और आपने इतनी खूबसूरती से एक डोंकी को मेटाफर के तौर पर यूज़ किया है। आप उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं, इसकी इंस्पिरेशन, इसकी सोच, और आपने इतनी अहमियत दी है एक बेजुबान जानवर को, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बात करें। देखिए, टोमेटो का कैरेक्टर भी रियल ही था। इलेक्शंस के दिन थे, और उसमें मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुज़रा कि एक गधे के ऊपर एक लीडर का नाम लिख के, और दूसरे जो लीडर के चाहने वाले थे, उन्होंने उस गरीब जानवर को बहुत ज़्यादा कोप किया। मेरा ख़्याल है कि शायद वो मर भी गया था। तो इस चीज़ ने मेरा दिल बहुत दुखाया कि हमारी सोसाइटी का, हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा है गधा गाड़ी के बग़ैर और गधे के बग़ैर बड़े बड़े शहरों में कितना वो बोझ ढोता है सदियों से हमारा। तो हम एज़ ह्यूमन बीइंग कितने शैलो हैं, बल्कि बुरे हैं, कि जब हमें किसी को गाली देनी होती है तो हम उसको गधा कहते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की अलामत है कि जो खामोशी से बोझ उठाए जाएगा, शिकवा नहीं करेगा, तो उसके साथ हम ये सलूक करेंगे। तो मेरा जी चाहा कि जहाँ मैं इतने और बहुत से पिसे हुए तबकों का जिक्र, और ये मुझे कश्फ फाउंडेशन ने नहीं कहा था कि आप टोमेटो के बारे में लिखें। टोमेटो मेरे दिल की आवाज़ था, और मुझे ये फ़ील होता था कि हमारे यहाँ ये पेट्स, ख़ास कर कुम्हारों के यहाँ गधा, उनके घर का फ़र्द है। तो जब घर के अफराद के साथ सख्ती की जाती है, सबसे पहले टोमेटो बेका था, क्योंकि आप कैरेक्टर को अचानक, मैं मजीद को ये नहीं दिखा सकती थी एक टेक्निक वाइज भी कि अचानक वो अपनी बेटी को बेचने पे आ गया। तो पहले उस घर का माइंडसेट ऐसा हुआ था कि उन्होंने घर के एक फ़र्द को वहाँ से निकाला जो टोमेटो था, और फिर उसके बाद वो इस जगह तक आए कि वो अपनी बेटी को बेचने पे आए। तो मैं ये पूरी सोसाइटी को बताना चाह रही थी कि जब आप इस तरह से अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं एक मजबूर बेबस जानवर पे, जो आपके लिए इतनी मुद्दत से, गधा इंसानों के साथ हमेशा से है, जब से न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आया, तो इंसान ने कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो इसी तरह आप सोसाइटी में किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, आप बड़े रूथलेस लोग हैं। तो उसके थ्रू मैंने इनको ये बताने की कोशिश की थी कि यू आर नो बेटर देन मजीद कुम्हार। दैट इज़ सो पावरफुल। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? कोई एक मैसेज तो नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस, बट एक मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए, और ख़ासकर दिल ना उम्मीद तो नहीं से आप, अगर आप चाहें कि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो इतना चाहते हैं और इतना प्यार दिया है उन्होंने ड्रामे को, वो अगर एक निचोड़ अपने साथ ले जाएं ड्रामे का, तो वो क्या होगा? मैसेज तो जो मैंने कहना था, मैंने वो 26 अक़सात का, उसका इतना एयर टाइम है, 30 घंटे मैंने बात कर दी। अगर मैं 30 घंटे में भी नहीं कह पाई तो मैं अब चंद लम्हे में क्या कह पाऊँगी। तो बस बात यह है कि उसके अलावा अगर मैं कुछ कहना चाहूँ डायरेक्ट, नॉट विद द हेल्प ऑफ माई कैरेक्टर्स एंड माई प्लॉट्स, तो वो मैं यही कहूँगी कि बी काइंड टू एवरीवन। आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको जज ना करें कि ये फ़लाँ पेशे से है, ये फ़लाँ शोबे से है, ये कम अक्ल है, ये है, ये है, ये है। लोग जहाँ खड़े होते हैं वो बड़ी तवील सफ़र करके आते हैं, और कई दफ़ा वो सफ़र उनकी मर्ज़ी का नहीं होता, और वो जहाँ खड़े होते हैं वो भी उनकी मंजिल नहीं होती।
तो लोगों से सिर्फ इस वजह से नफ़रत ना कीजिए कि वो गलत वक्त पे गलत जगह मौजूद हैं। हम भी कभी इस सिलसिले में फंस सकते हैं और हम सबको इन कहानियों का हम कभी भी कैरेक्टर बन सकते हैं। तो बी काइंड टू एवरीवन कि अगर कभी खुदा ज़िंदगी में घुमा फिरा के हमें नहीं तो हमारे बच्चों को, गॉड फॉरबिड, किसी जानने वाले को ऐसी जगह लाए तो उनको वो गंदे सोशल बिहेवियर बर्दाश्त ना करने पड़ें। अपने रवैयों में नरमी लाएं, लोगों के लिए अपने नज़रिए को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें और हर एक को जज ना करें फेस वैल्यू पे, और जो आपको नज़र आ रहा है वो असल नहीं है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे देखिए, और जज करना हमारा काम नहीं है। मैम एक छोटा सा सेगमेंट है हमारे शो में, वन वर्ड आंसर हम आपसे लेंगे। पहले मैं आपके किरदारों के नाम लूँगी, कुछ दिल ना उम्मीद तो नहीं, कि कुछ किरदारों के नाम लूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप एक लफ्ज़ जो आपके दिल में आए, उनको डिफ़ाइन करता हो या जो इनकैप्सुलेट करते हो वो एज कैरेक्टर्स, आप एक वर्ड में कहें उनका नाम सुन के, ठीक है? मैम सुम्बुल, अल्लाह रखी। सवेरा, समझदार। जमशेद, खुशनसीब। जुल्फी, ना समझ में आने वाला। काजी साहब, काजी साहब भोले हैं। नजमा, मुसीबत की मारी। नसीम ज़हरा, बहादुर लड़की। इकराम, भेड़िया। अल्लाह रखी, घुघू घोड़ा। मैम अब मैं क्योंकि राइटर्स कैफे तो मैं कुछ राइटर्स के नाम लूंगी और आपको इसी तरह एक लफ्ज में जवाब देना है उनका नाम सुनकर। अरे ये काम ना कीजिए, राइटर्स को मैं एक लफ्ज में बयान नहीं कर सकती। जो मैम दिल से आपके निकले, आप एक जुमला कह दीजिए। नहीं भाई, मेरे दिल से बहुत कुछ निकलता है। मैं राइटर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकती। हमारा एक पेटी बिरादरी का सिलसिला होता है, मैं उनके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। अच्छा, कुछ नॉवेलिस्ट का नाम ले लूं मैं मैम, उनके लिए आप कुछ कह दें अगर आपके फेवरेट हैं, आपने पढ़े हैं, आपको कुछ याद हो। एक लफ्ज में तो खैर उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हाँ ये है कि मैं उनके बारे में वैसे कोई राय दे सकती हूँ, मगर एक लफ्ज में मैं किसी को भी डिस्क्राइब करने की जसारत नहीं करूंगी, लिखने वालों को। आप राय दे दें अपनी। जी जी। हसीना मोइन हमारी हमारी उस्ताद थी, बहुत कुछ सिखा के गई और उनकी कमी कभी कोई फिल नहीं कर सकता। बीगुल, बेगुल एक बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी राइटर है और उसका होना हमारे लिए गनीमत है कि वो भी मौजूद है। हाशिम नदीम, मैंने इतना उनको देखा नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा लिखते होंगे इसीलिए अब तक मौजूद हैं, तो मैंने उनका उस तरह से पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया। फायजा इफ्तिखार, फ़ायज़ा मज़े की राइटर है और जैसा लिखती है, जो उसका एक नेचुरल अंदाज़ है, लिखती रहे तो क्या कमाल लिखती है। समीरा फजल, समीरा को स्क्रीन प्ले लिखना आता है, कहानी लिखनी आती है, बात करनी आती है। नूरुल हुदा शाह, नूर आपा हमारे लिए मशअले राह हैं, हमारी बड़ी हैं और क्या ही खूबसूरत हमारे लिए रास्ता छोड़ के गई हैं जिस पे हम चल रहे हैं। उमेरा अहमद, अच्छा लिख रही हैं, लोगों के दिल की बात लिखती हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, एक मकबूल अदीब हैं। मैम अमृता प्रीतम, एक थी अमृता, बस इससे ज़्यादा क्या कहें। अल्ताफ फातिमा, क्या मैं कहूँ, जो कुछ मैंने लिखा है यूँ समझिए कि अल्ताफ फातिमा के असर में ही आज तक लिखा है। इस्मत चुगताई, बड़ी चुलबुली, बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी बहादुर खातून थी। और मंटो, मंटो के बारे में हम क्या कहें, वो बहुत कुछ कह गया अपने बारे में भी और हमारे बारे में भी और आने वाले वक्त के बारे में भी। बहुत बड़ा अदीब था। 3 पाकिस्तानी नॉवेल्स जो आपके फेवरेट हैं। आग का दरिया, उदास नस्लें, दस्तक न दो। वाह, ये तो आप बिल्कुल ज़ुबान पे था आपके। ज़बरदस्त। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि आपके फैंस, आपके व्यूअर्स, मैं और सारे क्रिटिक्स, पूरी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बेसब्री से आपके अगले प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ हमें बताएं कि अब आप मतलब क्या लिख रही हैं, आपका कौन सा अगला ड्रामा हम देख सकेंगे जल्द आने वाले टीवी पे, उसके बारे में जितनी डिटेल्स आप शेयर कर सकती हैं प्लीज़ बताएं। अगर कुछ और अभी वर्क इन प्रोग्रेस में भी है तो उसके बारे में भी प्लीज़ हमें बताएं। मैं अभी एक प्ले लिख रही हूँ जिसके लिए अभी मैंने कोई चैनल वगैरह ख़ास डिसाइड नहीं किया, क्योंकि ये जंग मैं बाद में करती हूँ, लिखने के बाद ये जंग होती है। तो क्योंकि पहले से अगर आप चले जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थॉट प्रोसेस में फिर आपके वो आ जाती हैं, तो वो मैं लिख रही हूँ। सिम्पोरन के नाम से है और नाम मैंने शेयर कर दिया, आप जिसने उड़ाना है उड़ा लीजिए। तो मजाक कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है ये नाम कौन रखेगा मेरे अलावा। तो ये है कि वो मैं लिख रही हूँ और वो कुछ यूँ समझ लीजिए कि हम सबका एक नॉस्टैल्जिया है रेडियो के साथ और एक रोमांस कह लीजिए आपको कि वो है अटैच्ड। तो वो कुछ खोए हुए गीतों की जुस्तजू है,
कुछ खोए हुए रागों की जुस्तजू है, कुछ वो राग, वो रागनियाँ, वो अल्फाज, वो ताल्लुकात, वो चीज़ें जो हमारे हाथों से फिसल चुकी हैं और फिसलती जा रही हैं, वो उन सब के बारे में है। हमारा जो टीन्स तो नहीं हम कह सकते, हाँ लेट टीन्स, उसके बारे में वो है कहानी। और देखिए लिखूँगी तो सही, उसके बाद कौन सा चैनल इतनी हिम्मत दिखाता है कि वो मेरे साथ शामिल होता है और उसको वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा पाता है। इंशाल्लाह मैम, मेरी यही उम्मीद है कि हमें एक से ज़्यादा चैनल्स पे आपका अगला ड्रामा देखने को मिले, दिल ना उम्मीद तो नहीं की तरह। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर इमेंस पेशेंस, एंड आपने वक्त निकाला और आप पहली मेहमान हैं हमारे राइटर्स कैफ़े शो की, तो इट्स माई कंप्लीट ऑनर टू हैव इंटरव्यूड यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत मेहरबानी, नवाजिश, शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैं आमना मुफ्ती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ रवा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।